मोदी ने अपने घमंड और ईगो के कारण पहलगांव कराया, फिर शांति प्रिय राष्ट्र पाकिस्तान पर जबरन हमला किया, अपने रफाल गंवाए और अब अमेरिका से शत्रुता मोल ले रहा है। फिर इन्होंने दूसरी फोटो लगवा ली कि देखो यहाँ तो खड़े तो हैं पर कहाँ खड़े हैं, दूसरी पंक्ति में। तो क्या वहाँ मोदी जी ने बताया नहीं कि अब 4.5 ट्रिलियन वाले हो गए हैं, जापान से आगे होना चाहिए। भारत को मोदी ने G7 नहीं, जी हुजूरी 7 का हिस्सा बना दिया। मोदी को भी पता था कि ट्रंप ने उनके मुंह पर कहीं 15वीं बार यह कह दिया कि उन्होंने सीज फायर करवाया था, तो मोदी उतने कैमरों के बीच मुंह कहाँ छुपाते। देश की सेना के लिए जो तेल हमारे किसान बनाते हैं, जिनके लिए वो बैसाख की गर्मी में सरसों की फसल काटते हैं, वो तेल राफेल की जगह मोदी के प्लेन में जा रहा है। यहाँ बेचा जा रहा है कि मेलोनी से बड़े अच्छे संबंध हैं। वो तो दिख रहा है कि गंभीर सभा में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का छिछलापन कैसे छलक के बाहर आ जाता है। मोदी यहाँ चेप हो रहे हैं, जैसे कि कॉलेज की लड़की के पीछे मैं हो जाया कर। एक राष्ट्र का वर्चस्व एक तानाशाह की फोटोबाजी में समेट दिया गया है। क्या अधो जटाओं के बालों पर आदिवासी तेल मलने के बाद भी झड़न और सफेदी का सामना करते हुए जयराम रमेश इस आयु में झूठ बोलेंगे? और यहाँ जनता के पैसों के जहाज पर फुटानी छांटने वाले फोन पर बात भी करते हैं तो तीसरा आदमी नोट करता है कि क्या बात हो रही है। मोदी यदि ट्रंप से मिल लेते तो आज ईरान में फंसे बच्चों को इस तरह से नहीं आना होता। हाल ही में एक भारतीय युवक को अमेरिका ने फर्श पर पटक कर हथकड़ी लगा दी। क्या फायदा टेक्सास से लेकर न्यूयॉर्क तक रैलियां करने का कि आपको इमिग्रेशन अधिकारी भी नहीं जानते। इससे तो अच्छा अपना सलीम है, जो इलाके के विधायक के नाम पर पुलिस को ही धमका देता है। खैर जाने दीजिए, दिल के कितने घाव दिखाऊंगा, आप कितना मरहम लगाएंगे। एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह हम गए ईमान से। नमस्कार, मैं रविश कुमार। G7 में भारत को बुलाया तो गया, पर स्टेज से उसे वैसे ही लौटा दिया गया जैसे दूल्हे के उदंड मित्रों को जयमाल से भगा दिया जाता है। फोटो खिंचवाया गया, पर उसमें फोटो खिंचवाने ही ऐसे जगहों पे जाने वाले मोदी जी नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि वो उस समय कनाडा में ही नहीं थे। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि 7 देशों की पावरफुल संस्था के मन में मोदी जी के लिए कोई सम्मान नहीं था, जबकि 8,000 करोड़ के जहाज में विदेश यात्रा पर हर सप्ताह निकल जाने वाले इस विश्व गुरु के विदेश नीति की तो खूब डींगे हाँकी जाती है कि देखो उसको गले लगा लिया, इसको गले लगा लिया। आप तो यह बताइए कि आप गले लग रहे थे या गले पड़ रहे थे। मोदी उस दिलजले आशिक की तरह है जो पब्लिक में लड़की के बगल में खड़े हो जाना चाहते हैं, क्योंकि लड़की वहाँ उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकती। स्टेज पर ना बुलाया जाना उन्हें खल तो बहुत रहा होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह के लिए तो हर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक्षा करते थे कि डॉक्टर साहब आएंगे। पढ़े लिखे लोगों और एंटायर पॉलिटिकल साइंस में यही अंतर होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि G20 है बहन के, आँख खोल करके देख। बात सही है, पर यह तो और भी लज्जाजनक बात हो गई कि 20 के स्टेज पर भी मनमोहन सिंह खड़े थे और 7 के स्टेज पर बहुत जगह होते हुए भी मोदी को बुलाया नहीं गया। फिर इन्होंने दूसरी फोटो लगवा ली कि देखो यहाँ तो खड़े तो हैं पर कहाँ खड़े हैं, दूसरी पंक्ति में। तो क्या वहाँ मोदी जी ने बताया नहीं कि अब 4.5 ट्रिलियन वाले हो गए हैं, जापान से आगे होना चाहिए। अरे मोदी क्या स्टेज पे जाएंगे, स्टेज पे तो मैं जाता था जब मायावती की रैली होती थी। ये बात और है कि उसके बाद मायावती कभी जीती नहीं। दूसरी पंक्ति में नेता नहीं भीड़ खड़ी होती है। मोदी वैश्विक नेताओं की भीड़ का हिस्सा है, जिसे जो राष्ट्र जहां चाहता है खड़ा कर देता है। आप चाहे जितना भी कह लीजिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, आमंत्रित राष्ट्र है, पर मेरा प्रश्न यह है कि जब आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आपको तो G4 का सदस्य होना चाहिए, यानी G7 में तो आपको होना ही होना चाहिए, पर आप हैं नहीं, क्योंकि आपका यह चौथी अर्थव्यवस्था वाला ढोल फट चुका है। जनता GDP नहीं खाती और दुनिया GDP से कहीं ऊपर PPP को देखती है, जो कि न्यूज लॉन्ड्री के जानकार बताते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है।
पीपीपी होगी तभी पब्लिक प्राइवेट लोगों के साथ पार्टनरशिप करके देश को आगे ले जाएंगे। भारत में सारी पार्टनरशिप केवल अडानी कर रहे हैं और उनके बचाव में मोदी जी को बुढ़ापे में आजमगढ़ से छोटे आकार के राष्ट्र साइप्रस तक में जाना पड़ रहा है। G7 में आप नहीं हैं, पर नेहरू जी होते तो हम G7 क्या G1 रावण सब में होते। भारत को मोदी ने G7 नहीं जी हुजूरी 7 का हिस्सा बना दिया। आप सोचिए कि ट्रंप वहाँ है ही नहीं। मोदी के आने से पहले ट्रंप ने भी सोचा होगा कि ये फिर से पहलगांव पे बोलेगा, फर्जी बातें करेगा कि कैसे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को धूल चटा दी। तो चटने से पहले ट्रंप खुद ही भाग गए। और क्या यह नीतिगत असफलता नहीं? क्या गले लगने वाले मोदी जी ट्रंप को फ़ोन करके रोक नहीं सकते थे? क्या उनके 8,000 करोड़ के लग्जरी प्लेन में फ़ोन की सुविधा नहीं है? या वो प्लेन में सोए रह गए और अवसर हाथ से चला गया? मोदी को भी पता था कि ट्रंप ने उनके मुंह पर कहीं 15वीं बार यह कह दिया कि उन्होंने सीज फायर करवाया था, तो मोदी उतने कैमरों के बीच मुंह कहाँ छुपाते। इसलिए उनकी टीम ने सोचा कि भले ट्रंप यहाँ से गया, सम्मान बच गया, ट्रंप आ जाते तो उनसे अंग्रेजी में बात करनी होती। और आप जानते हैं कि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हिंदी की 2 लाइन नहीं बोल पाते, यहाँ तो अंग्रेजी बोलना होता। अंग्रेजी से याद आया कि मैं तो केवल देसी पीता हूँ, गुटखा फाँकते हुए, सॉरी। अंग्रेजी से याद आया कि मैक्रों के साथ तो खूब चुटकुलेबाजी हो रही थी। आप एक गंभीर स्थान पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ ठिठोलियां कर रहे हैं कि आप तो ट्विटर पे आजकल लड़ रहे हैं। क्या भारतीय करदाताओं का पैसा इस तरह के 2 कौड़ी के चुटकुलों के लिए बहाया जाएगा? क्या आपको पता है कि एक एयर इंडिया 1 को हवा में जाने के लिए कितने लाख रुपए खर्च होते हैं? मोदी क्या मनमोहन सिंह हैं जो पानी डालकर जहाज चला लेते थे? मोदी जी जहाज में सबसे महंगा तेल डालते हैं जो राफेल में यूज होता है। देश की सेना के लिए जो तेल हमारे किसान बनाते हैं, जिनके लिए वो बैसाख की गर्मी में सरसों की फसल काटते हैं, वो तेल राफेल की जगह मोदी की प्लेन में जा रहा है। ये अन्नदाताओं की बात करते हैं, ये सैनिकों की बात करते हैं और ये दोनों को ही धोखा देते हैं। राफेल में इन्हीं अन्नदाताओं का तेल नहीं था, इसके कारण 6 राफेल पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए और कोई उसका नाम लेवा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। फ्रांस ने राफेल दे दिया, तो इस तरह से हम बेकार के चुटकुले मार करके खुद ही हंस रहे हैं। आप यदि मैक्रों को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि वो असहज है, उन्हें ये जोक पसंद नहीं आया, पर राफेल बेचना है तो हंसना पड़ता है। हंसते हंसते मीम बनते हुए मोदी जी मेलोनी से मिल लिए, हाथ मिला लिया और अपने समर्थकों को पुनः एक सम्मानित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मीमबाजी का अवसर दे दिया। यहां का रमेश उस वीडियो पे दिल लगाए हुए नाच रहा है कि मोदी जी का जलवा है। पर आप सोचिए कि इटली के लोग जब इस क्रिंज मटेरियल को, क्रिंज मने क्या होता है जी, मतलब बोल देना है खाली, कूल लगेगा, ओके। तो सोचिए कि इटली के लोग जब इस क्रिंज मटेरियल को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो आपके और हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसे लोगों का राष्ट्र। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जिनके लिए RAHUL करके टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा सा पोस्टर डाला जाता है। एक तरफ राजीव गांधी थे जिन्होंने एक इतालवी नागरिक को सम्मान दिया, सुपर PM बना दिया। और एक मोदी जी हैं जिन्होंने वहाँ के PM को व्हाट्सएप के स्टेटस तक लाकर गिरा दिया। क्या ये विदेश नीति है भारत की? और यही जब करना था तो मैक्सिको वाली ने या यूरोपीय कमीशन वाली ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो भी तो महिलाएं थी, वो भी सूट वूट पहन के आई थी। यहाँ बेचा जा रहा है कि मेलोनी से बड़े अच्छे संबंध हैं, वो तो दिख रहा है कि गंभीर सभा में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का छिछलापन कैसे छलक के बाहर आ जाता है। मोदी यहाँ चेप हो रहे हैं जैसे कि कॉलेज की लड़की के पीछे मैं हो जाया करता था और वो भाव नहीं देती थी। मैं हिंदी में 3 प्लेट वाला फुल पैंट और 4 खाने की शर्ट पहनकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को हिंदी की कविताएं सुनाया करता था और वो 4 लोगों के बीच वाव दिया करती थी, पर भाव नहीं। बाद में पता चला कि उसे हिंदी नहीं आती। मैंने पूरी किताब लिख डाली और वो
खैर जाने दीजिए, दिल के कितने घाव दिखाऊंगा, आप कितना मरहम लगाएंगे। एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए ईमान से। तो मैं निजी अनुभव से कह रहा हूं कि मोदी जी चेप हो रहे हैं। एक राष्ट्र का वर्चस्व एक तानाशाह की फोटोबाजी में समेट दिया गया है। जब G7 का हासिल कुछ न रहा हो तो विक्रम मिस्री के माध्यम से एक नया झूठ बेचा गया कि मोदी ने ट्रंप के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। समर्थक इस पर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी बजाकर नाच रहे हैं। आपने ट्रंप के आमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने ट्रंप के आमंत्रण को ठुकराया। कनाडा के बगल ही में कम खर्चे पर एक विदेशी दौरा हो जाता। ट्रंप संभवतः कोई डील करना चाहते हो, जो उन्होंने अगले दिन बोला भी, पर मोदी जी को लगा कि अचानक जाएंगे तो ना कोई तैयारी होगी, ना सही रिसेप्शन होगा, ना नाच गाना, ना NRI बच्चों के कान मरोड़ने का अवसर, ना ही वो मधुर मधुर मोदी 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 इसकी लयबद्ध ध्वनि। तो मोदी ने नकार दिया, क्योंकि अपने छवि निर्माण के सहायक बिंदु वहां होते नहीं। आपसे अमेरिका बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। ट्रंप तो हम सब के बाप हैं, वो दुनिया के बाप हैं, हम छोटे ही रहेंगे। तो उन्होंने बुला ही लिया तो क्या बात हो गई, चले जाते। लेकिन नहीं, जाना नहीं है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम भी छोटे नहीं हैं। यह भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। आपको जाना चाहिए था, भले ही ट्रंप पहले आपको छोड़ करके भाग गए। वहां पाकिस्तानी फील्ड मार्शल भी थे, संभव है कि आप तीनों की एक फोटो हो जाती। आप वहीं पूछ लेते कि भाई कब मार दिए हमारे 6 रफाल, वो बता नहीं पाता और पाक का भांडा फोड़ हो जाता। आप नहीं गए क्योंकि आपको डर था कि आपने जो झूठ फैलाया है वो बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान तो हर जगह एक ही बात कह रहा है, पर आप सैटेलाइट फोटो और पता नहीं क्या क्या साक्ष्य दिखाते घूम रहे, मान कोई नहीं रहा है। वहां कांग्रेस ने पूछ दिया है कि ट्रंप से यदि ये सब बात हुई तो उन्हें क्यों नहीं बताया गया। बात हुई ही है तो मोदी ने खुद क्यों नहीं बताया कि बात हुई और क्या क्या हुई। जयराम जी ने तो सीधा बोला है कि जनवरी में जो अमेरिका ने बातचीत का आलेख जारी किया उसमें और मोदी ने जो आज बोला है कोई मैच ही नहीं। जनवरी वाले में ट्रंप ने नहीं बताया कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर ट्रंप ने कराया था। हम सब जानते हैं कि मई के 7 महीने बाद जनवरी आ जाती है। तो क्या व्हाइट हाउस झूठ बोल रहा है? क्या अधो जटाओं के बालों पर आदिवासी तेल मलने के बाद भी झड़न और सफ़ेदी का सामना करते हुए जयराम रमेश इस आयु में झूठ बोलेंगे? जयराम को तो छोड़िए, उस साले का तो नाम ही संगी है। बीच में श्री आ जाए तो जय श्री राम रमेश हो जाएगा। श्री से याद आया, श्रीनेट जी ने भी वीडियो जारी करके बताया है कि मोदी को तो दया स्वरूप G7 में बुलाया गया था। बताइए, हमारे पीएम को कनाडा दया दिखाकर बुला रहा है और वहां तारक मेहता में 7 वर्षों से दयाबेन गायब चल रही हैं। हंस क्यों रहे हो बकलोलों? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए हिंडन नदी जाने का आइडिया भी ऐसे ही आया था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन कर लो ऑन। तो सुप्रिया ने कह डाला है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। बिल्कुल बुलाना चाहिए, क्योंकि संसद में तो ये लोग हैं नहीं। तो सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाले यदि मोदी को सामने से नहीं घेर पाएंगे तो ऐसी बैठक का क्या लाभ? मेरा तो कहना है कि मोदी से पूछा जाए कि यदि वो सच बोल रहा है तो ट्रंप से बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग तो होगी, वो रिकॉर्डिंग हमें दे दी जाए। हम इटली की लैब में वहाँ भी तो आजकल मोदी जी का ही जलवा चल रहा है। मलोनी ने बोला है कि वो बेस्ट है। जो भी है, हम चीन को भेजकर जांच करा लेंगे कि बातचीत में ट्रंप ही हैं या फिर श्याम रंगीला और स्टीफन कोलबेयर ने आपस में बातचीत करके विक्रम मिस्री को ठग लिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी की अंग्रेजी ट्रंप को और ट्रंप की अंग्रेजी मोदी को समझ में आती होगी। दोनों को इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ रहा होगा। मैं तो यह मानता हूं कि इनका तो फोन भी नहीं लगा होगा। ट्रंप को बात ही करनी थी तो वो जाता ही क्यों? क्योंकि उसे पाकिस्तान के जनरल के साथ लंच करना था। क्योंकि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर वॉर रुकवाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया,
जो कि मामूली बात नहीं है। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बाद जो मुझे मिल चुका है, यदि कोई ढंग का अवार्ड है तो नोबेल पीस प्राइज ही है। मैंने कई बार ठुकराया है। पिछली बार तो मेरे लुटकुन क्लिपकटवा को भी दिया जा रहा था, तो उसने भी मना कर दिया। जो भी है, आसिम मुनीर ने तो ट्रंप को बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान वाले तो बेटी भी दे देते हैं। हमारे विदेश मंत्रालय वाले तो फ़ोन पर भी मना कर रहे थे। ट्रंप तो वैसे भी ग्रैब देम बाय द बिल्ली वाले कैट पर्सन हैं। आसिम भाई को तो पता नहीं कैसे पकड़ा होगा, शायद मुर्गे से, क्या पता। अब तो हमें ना कोई पकड़ता है ना पकड़ाता है। लाल अग्रभाग वाला माइक किसी और के हाथ गया। अब तो अपना माइक खुद ही पकड़ना पड़ता है बाबू। और यहाँ जनता के पैसों के जहाज पर फुटानी छांटने वाले फ़ोन पर बात भी करते हैं तो तीसरा आदमी नोट करता है कि क्या बात हो रही है। मोदी यदि ट्रंप से मिल लेते तो आज ईरान में फंसे बच्चों को इस तरह से नहीं आना होता। और प्रश्न तो यह भी है कि आपके देश के बच्चे हमेशा युद्ध क्षेत्र में ही क्यों फंसे मिलते हैं। लोग पूछते हैं कि ये लोग वहाँ क्या करने जाते हैं, कौन सी पढ़ाई होती है जो भारत में नहीं होती, ईरान में क्या पढ़ रहे हैं। क्या एक राष्ट्र के रूप में कश्मीरी बच्चों को हम ये सब पूछेंगे? और आपने यह क्या कहा अपने लोगों से कि आपके पास यदि संसाधन है तो आप तेहरान से निकल जाइए? क्या भारत के पास बस या कार नहीं है जो इन बच्चों को यूपीआई से खरीद कर दे दिया जा सके? विदेश में लोग अपने संसाधन कहाँ से लाएंगे? क्या ये कश्मीरी आपको कभी भी अपना मानेंगे यदि आपका रवैया ऐसा रहा? आपने यहाँ क्या किया? आपने कहा कि ईरान से तो जहाज से आ गए, अब यहाँ से खटारा बसों में बैठकर जाओ कश्मीर। ये कश्मीरी बच्चे जो भारत के अन्य राज्यों की औसत सब्सिडी से 10 गुना अधिक पर पले बढ़े हैं, उनको आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में बिठाएंगे? कश्मीरियों की स्किन यानी त्वचा आपने देखी है, क्या वो बस के सीटों को झेल पाएगी? क्या मोदी जी उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे देशों में वैज्ञानिक बनने जाते हैं, उनके साथ अपना देश ये व्यवहार करेगा? वो तो भला हो मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का, जिन्होंने कहा कि डीलक्स बसों की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल सही कहा। वो बसें कम से कम मर्सिडीज बेंज की होनी चाहिए, जिसे मैक्स वर्स्टापेन या ऑस्कर पियास्त्री ही चलाए। पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंधु किया। मुझे लगा कि नाव में बिठाकर बच्चों को ईरान से लाया जाएगा, पर वहाँ जहाज भेज दिया गया। सिंधु नाम की जगह कभी बिहार की कोसी या बूढ़ी गंडक के नाम से ऑपरेशन कीजिए मोदी जी, कभी बागमती या स्वर्ण रेखा के नाम से भी हो जाए, पर वहाँ तक आपका दिमाग कहाँ चलेगा। जीवन उरी, पुलवामा, पठानकोट और पहलगाम में बीत गया, फिर पानी रोक रहे थे और उसी नदी के नाम से पार उतरना पड़ रहा है। मान लीजिए कि पाकिस्तान वाले कहते कि हमारी नदी का नाम मत लो, तो फिर क्या वो बच्चे उस जहाज में बैठ पाते? क्या पाकिस्तान को मोदी ने इसका धन्यवाद दिया? बिल्कुल नहीं। इस आदमी को डिप्लोमेसी आती ही नहीं। हाल ही में एक भारतीय युवक को अमेरिका ने फर्श पर पटक कर हथकड़ी लगा दी। अपराध था कि वो भारतीय था और ट्रंप मोदी को उनकी औकात दिखाना चाह रहे थे। ठीक है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था और अवैध लोगों के साथ अमेरिका यही कर रहा है, पर क्या ट्रंप से गले लगने वाले मोदी का ध्यान उन अधिकारियों को नहीं आया होगा कि ये तो ट्रंप के मित्र के राष्ट्र का है? यदि नहीं तो क्या फ़ायदा टेक्सास से लेकर न्यूयॉर्क तक रैलियां करने का? क्या आपको इमिग्रेशन अधिकारी भी नहीं जानते? इससे तो अच्छा अपना सलीम है, जो इलाके के विधायक के नाम पर पुलिस को ही धमका देता है। यदि अमेरिका की पुलिस आपके नाम का डंका नहीं बजा रही तो इतनी महंगी रैलियों का क्या फ़ायदा? जयराम रमेश तक ने कह दिया कि ये सब भारतीय डिप्लोमेसी को झटका है। इतना बुजुर्ग कांग्रेसी क्या झूठ बोलेगा, फेक न्यूज फैलाएगा? कुछ नए पत्रकार हो गए हैं जो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं कि G7 में भारत को ना बुलाने की बात झूठ थी। तब से 5 झूठ बोल चुकी है कांग्रेस। वाह, तुम लोगों की ये औकात कि तुम कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो क्योंकि सोनिया जी बीमार हैं। क्या यह सत्य नहीं कि मोदी को बहुत देर से आमंत्रित किया गया? क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस ने जब यह बात उठाई कि G7 तो मनमोहन सिंह जाया करते थे, मोदी क्या जाएगा,
तब प्रेशर में आकर मोदी के विदेश मंत्रालय ने क्या कनाडा से भीख नहीं मांगी कि किसी तरह हमें एडजस्ट कर लो। मोदी जी की इज्जत की बात है। क्या यही कारण नहीं कि मोदी जी को स्टेज पर फोटो खिंचाने नहीं बुलाया गया था? इन बड़े आयोजनों की रूपरेखा तय रहती है, साल भर से तैयारी होती है कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, कैसे फोटो खिंचाया जाएगा। मोदी को कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए कि उसके कारण वो एक और देश घूम आए। मोदी साइप्रस गए, कनाडा गए, क्रोएशिया गए। यहाँ देश में जहाज दुर्घटना हो गई और प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत नहीं है। क्या अहमदाबाद में फोटो खिंचाने से हो गया? एयर इंडिया के लोग वापस आ गए। क्या प्रधानमंत्री मृतकों के परिजनों से कुछ दिन बात नहीं कर सकते थे? कुछ लोग कह देंगे कि रवीश जी, आप कौन सा शोक मना रहे हो? आप तो मस्त जहाज क्रैश में एविएशन एक्सपर्ट बनने के बाद अब ईरान पे 6 वीडियो बनाकर जियोपॉलिटिक्स की तह खोल रहे हैं। तो मेरा उत्तर है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं मृतकों का शोक नहीं मनाता। मेरी सैलरी जनता के पैसों से नहीं आती और मैं स्वतंत्र हूं, पर प्रधानमंत्री मेरे प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी हैं कि वो विदेश भ्रमण पर क्यों निकले हुए हैं। मेरी सैलरी जहां से आती है उनका एजेंडा मैं हिंडन के तट तक जाकर आगे बढ़ा देता हूं। मेरा काम प्रश्न पूछने का है, चाहे वो कितना ही वाहियात क्यों न लगे। इन सारी घटनाओं से पता चलता है कि मोदी ने भारत की ब्रांड वैल्यू कितनी गिरा दी है। मोदी ने अपने घमंड और ईगो के कारण पहलगांव कराया, फिर शांति प्रिय राष्ट्र पाकिस्तान पर जबरन हमला किया, अपने रफाल गंवाए और अब अमेरिका से शत्रुता मोल ले रहा है। जिस व्यक्ति को एक स्टेज पर खड़े होने को नहीं मिल रहा है, वो कह रहा है कि वो ग्लोबल साउथ का नेता है। आप जहां भी जाते हैं विरोध होता है, बच्चे चप्पल मार रहे हैं, आपके ही देश के लोग आपका झंडा फाड़ रहे हैं। क्या ऐसा होता है भारत का प्रधानमंत्री? इससे कमजोर प्रधानमंत्री तो देवगौड़ा और गुजराल भी नहीं थे। प्रधानमंत्री देखना है तो राहुल गांधी में देखिए, क्या चलता है, क्या स्वैग है। स्वैग ही बोलते हैं ना जी। और राष्ट्र प्रेम इतना कूट कूट कर भरा है कि माता जी बीमार है पर वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि मोदी जहां जाएंगे नाम डुबाएंगे, पर किसी को तो ऊपर आना पड़ेगा। एक अदृश्य हाथ की तरह जो इस परिवार ने सदैव भारत पर आशीर्वाद की तरह बनाए रखा है। वो सत्ता में नहीं है, पर राष्ट्र पर कैरोसिन छिड़कना हो, लोकतंत्र के बचाव के लिए अमेरिका यूरोप की सहायता लेनी हो, वो पिता का सफारी सूट पहनकर एक साये की तरह भारत के लिए बैकग्राउंड में लड़ता रहता है। वो किसी स्टेज पर नहीं दिखता, वो किसी मलोनी के साथ फोटो नहीं खिंचाता, वो किसी बड़े जहाज में अकेले नहीं जाता, वो बिना बताए चीन के राजनयिकों से मिलता है, बिना बताए समझौते करता है, क्योंकि उसे फिक्र है, चिंता है पार्टी की, नहीं देश की। वो जननायक है। मोदी तो एक दिन देश को बेचकर झोले में पैसा रखकर हिमालय चला जाएगा। आप कहाँ जाओगे ये सोचो। नमस्कार दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन अवश्य दबाएं। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश के मित्र पेट्रियन और पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं। और हाँ, मेंबरशिप आप ले लें, उसके कई फ़ायदे हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।